Hello, I am Shivam. I am going to start a new chapter which is electrochemistry, and it will be helpful for the IIT JAM, NET, GATE, JEE Advance एंड 12th क्लास। ये 12th क्लास के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल होगा, थोड़ा क्या बहुत कुछ हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और 12th वालों को जहाँ तक मैं बोलूँगा सिर्फ वहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो एडवांस लेवल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, क्योंकि कहीं भी आप इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो वहाँ पे आपसे फॉर्मूले नहीं पूछेंगे। पहले पहले वो क्या पूछेंगे, आपको जनरल बेसिक विच इज़ योर बेस्ट टॉपिक। तो आप बताओगे लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अगर किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेवरेट हो तो पूछेंगे कि आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हो, उनका कोई मतलब नहीं बैठता। अगर उन्होंने एक छोटी सी बात पूछ ली कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री, अगर वहां गोल हो गई तो फिर आपका कुछ नहीं बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली दो चीजों पर बेस्ड होता है। पहला इलेक्ट्रो पहला इलेक्ट्रो एंड दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल एनर्जी। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की बात होती है। बात होने का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसका मतलब हम इसमें पढ़ के आ रहे हैं, इसमें हम चेंज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करें। इन वर्ड को एक छोटा सा नाम देते हैं, उसका नाम होता है इंटर कन्वर्जन। क्या नाम होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी कि जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन करते हैं, इंटर कन्वर्जन, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरल सी भाषा में। या फिर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या मतलब? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है और दूसरी एनर्जी पहली में चेंज हो जाती है, दूसरी एनर्जी तीसरी में चेंज हो जाती है और तीसरी फिर पहली में चेंज कर देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे होता है वो देखेंगे चैप्टर में कैसे होता है। लाइक तुमने सेल देखी होगी, घड़ी वाली सेल। घड़ी में क्या होता है? केमिकल भरा होता है अंदर, और वो केमिकल क्या करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसका मतलब, या फिर आपने बैटरा देखा होगा घर में। बैटरा क्या काम करता है? बैटरा काम करता है, आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हो, अंदर उसमें जो केमिकल भरा होता है उस केमिकल में केमिकल एनर्जी बनती है, और वो केमिकल एनर्जी आपको दोबारा इलेक्ट्रिसिटी देती है। इसका मतलब आपने इंटर कन्वर्जन किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले केमिकल एनर्जी में चेंज किया और फिर केमिकल एनर्जी को फिर दोबारा से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस चीज पर बेस होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी पर बेस होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं मैं, आप कुछ भी बोल लो, मैं बोलता हूं E0 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप ई लिख लो। ठीक है, केमिकल एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं C0 ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में, तो इस प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हो गया है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या फिर आपने किसी भी एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में चेंज किया है, तो इसका मतलब वो एक प्रोसेस हो गया, उसको बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन
इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, या फिर दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अगर आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, आपने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर दूसरी भाषा में इसको वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है समझ में आ गया। यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाए और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाए, ठीक है, तो उनको एक को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ओके, अब कभी कभी किसी इंटरव्यूज वगैरह में और डीपली बात पूछ लेता है, और डीपली जैसे उसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है। आपने बोल दिया कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, तो वो इस बात से सेटिस्फाइज नहीं होंगे, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे इस बात से। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वर्ड आपको बताने होंगे। वो वर्ड क्या है देख लेते हैं। वो वर्ड क्या है, मान लो आप इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस, तो पूछेंगे कि बताओ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है, तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में चेंज कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में चेंज कर दें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इससे वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको और डीपली जाना पड़ेगा। और डीपली जाने के लिए उसको थोड़ा सा और बताना होगा। और क्या, इलेक्ट्रोलिसिस जनरली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। ओके, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक द आयन, ब्रेक अप द आयंस। या फिर लाइसिस का मतलब जो होता है, लाइसिस का मतलब होता है ओनली ब्रेकअप, ब्रेकअप। ठीक है, लाइसिस एक ग्रीक वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड है लाइसिस। लाइसिस एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है ब्रेकअप करना। किसको ब्रेकअप करेगा, आयंस को ब्रेकअप करेगा। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आयंस को ब्रेक करना है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू आयंस को ब्रेक कर दें तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, डिटेल्स में इसको बाद में पढ़ेंगे, आइडिया ले लीजिए। मान लो आपके पास नमक है, नमक NaCl, फॉर्मूला होता है NaCl। आपने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, तो पानी डालते ही ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाएगा। ये मान लो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, आयन में टूट गया, थोड़ा सा ब्रेक हुआ। लेकिन अगर आपने इस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, यहाँ से कोई तार लगा दिया, एक रोड डाल दी, रोड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जैसे घर में पानी गर्म करते हैं, ठीक है, रोड से जैसे पानी गर्म करते हैं, उस तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी NaCl के पानी में, तो क्या होगा, NaCl बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा, ये दूर दूर चला जाएगा टूट कर, Na पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा और Cl नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो आयंस को, इलेक्ट्रिक के थ्रू आयंस को ब्रेक करने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब ये सेल कैसे बनती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वो पढ़ेंगे अभी बाद में। ठीक है, अभी एक दूसरा वर्ड होता है, दूसरी सेल बताई है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका क्या मतलब बताओगे,
एग्जामिनर को या जो भी होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल को दो हिस्सों में बांट दो। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, केमिकल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल का मतलब केमिकल एनर्जी। केमिकल का मतलब केमिकल एनर्जी। इसका मतलब थोड़ा उल्टा है, इसको थोड़ा उल्टा लेना है। उल्टे का मतलब क्या है, आप केमिकल लोगे, आप क्या लोगे, केमिकल, और केमिकल से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। यहाँ थोड़ा उल्टा था, यहाँ क्या होता, यहाँ आपको केमिकल भी लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी लेनी पड़ेगी। केमिकल भी लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी लेनी पड़ेगी। पहले केमिकल लोगे, केमिकल में इलेक्ट्रिसिटी डालोगे, तब जाके सेल बनेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओनली केमिकल लोगे, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बन जाएगी। तो जो भी अपने आप बनने का जो सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं अपने आप बनती है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या, स्वतः रिएक्शन। स्वतः हिंदी में होता है स्वतः रिएक्शन, स्वतः यानी कि रिएक्शंस अपने आप हुई है। अगर कोई रिएक्शंस अपने आप हुई है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है ना। अगर रिएक्शन अपने आप नहीं हुई है, आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देकर रिएक्शंस कराई है, जैसे NaCl अपने आप नहीं टूटा है, उसको तोड़ा गया है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तोड़ा गया है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शंस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जितनी भी रिएक्शंस होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब समझते हो, अगर कभी थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा हो तो इसके लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। इसके लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डेल्टा जी होती है फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। और ये एनर्जी का एक चैप्टर लूंगा मैं बाद में, वो तब बताऊंगा कि एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या उनमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी आप पढ़ लो, अभी आप समझ लो कि डेल्टा जी एक फ्री एनर्जी होती है और फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के लिए। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव में होगा उतना ज़्यादा डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस होगा, या फिर उतनी ज़्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, डेल्टा जी जितना पॉजिटिव उतना ज़्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, उसको बाहर से कराया गया है। ठीक है, या वो फेवरेबल नहीं है, रिएक्शन होना नहीं चाहती है लेकिन आप जबरदस्ती करा रहे हो, उसका मतलब होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब रिएक्शन अपने आप हो रही है। ठीक है, अभी सेल पढ़ेंगे बाद में, अभी इसकी जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है तो मैं पहले बता दूं, कोई भी मेटल की रोड ले लीजिए आप, कोई भी धातु की रोड, ठीक है, धातु की छड़ी हिंदी में, कोई भी मेटल की रोड ले लीजिए, मान लो लोहे की, जिंक की, कॉपर की, Mn की, कोई भी मेटल की रोड, मैग्नीशियम की, पर वो मेटल की होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, कोई भी मेटल की रोड ले लीजिए, ठीक है, और उसको उसी के सॉल्यूशन में डुबा दीजिए। मान लो अगर मैंने जिंक की रोड ली है तो मैं जिंक को जिंक के सॉल्यूशन में डाल दूं तो वो इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी मेटल की रोड, क्या, कोई भी मेटल की रोड, कोई भी मेटल की रोड जो आयंस रिलीज कर सकती है, जो आयन रिलीज कर सकती है, जो आयन रिलीज कर सकती है या फिर आयन गेन कर सकती है, आयन गेन कर सकती है। कोई भी मेटल की रोड ले लीजिए, अगर वो आयन रिलीज करेगी या आयन गेन करेगी तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और आयन रिलीज और गेन कब करती है तो वो जब करेगी जब आपने उस मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल लिया हो, उस मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल दिया हो। मान लो आपने जिंक की रोड ली और जिंक को
ZnSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया। मान लो आपने लोहे की रोड ली Fe और उसको आपने FeSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब एक आदमी बोल सकता है कि हम किसी भी मेटल की रोड को इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। हाँ इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज को हम इलेक्ट्रोड क्यों नहीं बोलते। मान लो हमने एक डंडा ले लिया लोहे का, उसको इलेक्ट्रोड क्यों नहीं बोल रहे। उसको इलेक्ट्रोड तब बोलते हैं तब अगर आपने उसको उसी के सॉल्यूशन में डुबाया हुआ हो। अगर डुबाओगे नहीं तब तक उसको इलेक्ट्रोड नहीं बोलोगे, क्योंकि आयंस रिलीज और गेन वो तब करेगा तब आप जब तक आप उसको उसके सॉल्यूशन में नहीं डालोगे, ठीक है। उसके सॉल्यूशन में या फिर उससे कोई हाइयर जो सॉल्यूशन हो उस सॉल्यूशन में, ठीक है। वो हाइयर ये जो भी होता है वो मैं बाद में बताता हूँ क्या क्या बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोई भी मेटल की रोड उसको उसी के सॉल्यूशन में डाल दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आयन या तो रिलीज होंगे या आयन गेन होते हैं। एग्जाम्पल मान लो जिंक की रोड ली, ये ले लिया जिंक का सॉल्यूशन, ये है ZnSO4, इसको बोलते हैं जिंक का सॉल्यूशन। इसमें जिंक की रोड डाल दी, ये डाल दी जिंक की रोड, ठीक है। तो क्या करता है, जिंक की रोड से आयन टूटेंगे Zn+2 और सॉल्यूशन में जाएंगे। जहां से आयन जाते हैं, जहां से पॉजिटिव चार्ज जाता है वहां पे वो नेगेटिव छोड़ जाता है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक हमेशा अपने आयनों में ऐसे टूटता है। अगर ये जिंक सॉलिड है तो जिंक सॉलिड टूटता है Zn+2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अगर जो ये जिंक है ये Zn+2 तो चला गया नीचे इस रोड पे से, तो बचेंगे क्या इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, रोड पर, ठीक है। तो कोई भी मेटल की रोड अगर आयंस को रिलीज कर सकती है या आयन को गेन कर सकती है तो उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर इस चीज को उल्टा ले लेते हैं, उल्टा क्या, अगर मान लो जिंक ने इलेक्ट्रॉन खाने की जगह या फिर आयन छोड़ने की जगह आयंस दिया होता, सॉल्यूशन में Zn+2 SO4-2 प्रेजेंट होगा ZnSO4 की वजह से, तो उस केस में क्या होता, अगर मैं मान रहा हूं अगर Zn ने Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिंक ने जिंक की रोड पे Zn+2 आया होता, अगर जिंक की रोड पे Zn+2 आया होता तो उस टाइम क्या होता, यहाँ पे क्या होता, निगेटिव चार्ज टेंडेंसी बढ़ जाती, जो ये निगेटिव SO4-2 है ये बढ़ना चालू हो जाता, ठीक है। और ये Zn+2 घटना चालू हो जाता और ये जिंक यहाँ पर लिबरेट होना चालू हो जाता, यहाँ पर चिपकना चालू हो जाता, ठीक है। उस केस में अगर ये केस देखो, ये वाला केस जहाँ पे जिंक ने अपना आयन छोड़ा है, तो आयन छोड़ने पर रोड पे तो आया है नेगेटिव और सॉल्यूशन में आया है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगा नेगेटिव और रोड पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है, ऐसे, अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसे। तो इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या हुई, इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हुई ए मेटल विच कैन रिलीज और गेन द आयंस, वो मेटल जो आयंस को रिलीज कर सकती है या आयंस को गेन कर सकती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब एक दूसरी चीज आती है, वो आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल दो तो वो बन जाता है, वो मेटल की रोड बन जाती है इलेक्ट्रोड, बहुत बढ़िया बात है। तो अगर किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डालने से वो इलेक्ट्रोड बन जाता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन पे या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और मेटल की रोड पे भी या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर मेटल की रोड ने आयंस को छोड़ा है तो मेटल की रोड पर आ जाएगा नेगेटिव, अगर मेटल की रोड ने आयंस को लिया है तो मेटल की रोड पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर मेटल की रोड ने, यहाँ पे क्या हुआ, हमने जिंक की रोड दी और ZnSO4 के सॉल्यूशन में उसको डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक ने Zn+2 आयन सॉल्यूशन में छोड़ा, सॉल्यूशन में छोड़ते ही जिंक की रोड पर नेगेटिव चार्ज आना चालू हो गया और सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो गया। तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव बना हुआ है,
क्योंकि रोड पर नेगेटिव चार्ज और ओवरऑल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन बनता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा अट्रैक्शन बनता है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, रिपेल, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव आपस को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव बन रहा है, इन नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से एक अट्रैक्शन लगता है इनके बीच में, एक क्या लगता है, अट्रैक्शन। और आपने पढ़ा होगा अट्रैक्शन जहाँ भी लगता है वहाँ पे एनर्जी काम कर रही होती है, क्योंकि जो अट्रैक्शन लगा है वो किसी न किसी एनर्जी के काम, एनर्जी के थ्रू हुआ है काम, ठीक है। अगर अट्रैक्शन बना तो एनर्जी के थ्रू बना है वो। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एक कूलाम आवेश यहाँ रख दो, एक कूलाम आवेश यहाँ रख दो, एक कूलाम चार्ज यहाँ पे, एक कूलाम चार्ज यहाँ पे, और दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने पर उनके बीच एक फोर्स लगता है एफ, उस फोर्स को क्या बोलते हो, एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो अट्रैक्शन बना हुआ है, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन किसी एनर्जी के द्वारा बना होगा, किसी एनर्जी के कारण जनरेट हुआ होगा, और जो ये एनर्जी होती है इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल, इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल किसका है, इलेक्ट्रोड का, क्योंकि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की वजह से आया है, ठीक है ना। यानी कि जब हमने एक इलेक्ट्रोड उसके सॉल्यूशन में डाल दिया था तो उससे क्या हुआ, अट्रैक्शन बनेगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्शन बनेगा, उस अट्रैक्शन किस कारण बनेगा, एनर्जी के कारण बनेगा, और वो एनर्जी, उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं हम, पोटेंशियल। और वो एनर्जी जो पोटेंशियल है वो किसका है, इलेक्ट्रोड का, क्योंकि वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की वजह से आया है। अगर आपने इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड ना डाला होता तो अट्रैक्शन ना लगा होता, ना अट्रैक्शन लगा होता तो ना फिर एनर्जी बनती, ठीक है। तो आपने क्या किया है, आपने किसी रोड को उसके सॉल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है, उस रोड की वजह से पोटेंशियल आया है, तो इसलिए इस पोटेंशियल को पोटेंशियल ना कह करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये जो पोटेंशियल आया है वो इस इलेक्ट्रोड की वजह से आया है, ठीक है। तो क्या कहना है, अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है तो उसको जवाब देना है, यदि किसी मेटल की रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं। ओवरऑल सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव बनने से क्या होता है, मेटल पर नेगेटिव या पॉजिटिव और सॉल्यूशन में नेगेटिव या पॉजिटिव बनने से क्या होता है, उसमें अट्रैक्शन लगता है, और अट्रैक्शन लगने से एक एनर्जी बनती है, और उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर मैं छोटी सी बात पूछूं आपसे, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपने 12वीं में भी पढ़ा हुआ है या फिर आपने पहले 10वीं में भी पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल क्या होता है, बताओ क्या होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हिंदी में विभव भी बोलते हैं, विभव पढ़ा होगा, जो हिंदी बोर्ड के बच्चे होंगे उनको पता होगा विभव क्या होता है, तो उन्होंने पढ़ा होगा कभी, या फिर इंग्लिश बोर्ड वालों ने भी पढ़ा होगा क्या, पोटेंशियल के बारे में, कि जब किसी चार्ज को दूसरे चार्ज तक लाया जाता है, किसी चार्ज को लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क, वो बोलते हैं पोटेंशियल। आपने ये पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिक्स में यही पढ़ा होगा, किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क W/Q0, पोटेंशियल विभव, विभव को क्या बोलते हो, E0, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल को बोलते हो E = W/Q0। किसी चार्ज को लाने में किया गया वर्क, उसको बोलते हो आप पोटेंशियल, विभव, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये नहीं है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख दो आप, मेरा सवाल है पोटेंशियल है क्या, काम क्या करता है। अब एक बच्चा बोलेगा चार्ज को ला रहा है, हाँ ला रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सीधी सी भाषा में देखो, पोटेंशियल का मतलब होता है जो चार्ज को एक्सेलरेट कराता है। पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी है जो चार्ज को एक्सेलरेट कराती है,
या फिर चार्ज को, आवेश को त्वरित करती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हुआ छोटी सी भाषा में, पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी, एनर्जी विच एक्सेलरेट द चार्ज। ठीक है, सीधी सी भाषा में क्या बोलते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल एक ऐसी एनर्जी है जो चार्ज को एक्सेलरेट करती है, चार्ज को धक्का लगाती है। एक ऐसी एनर्जी जो चार्ज, अगर ये चार्ज है तो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ फेंक देगी। ठीक है, तो ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब समझ में आया क्या होता है पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो चार्ज को त्वरित कर देती है, जो चार्ज को एक्सेलरेट कर देती है, चार्ज को धक्का लगा देती है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये चार्ज है Zn+ जो आयंस है, बस ये जहाँ पे यहाँ पे जो पोटेंशियल बना हुआ है, ये पोटेंशियल क्या करता है, इस आयन को फेंकता है, रोड से सॉल्यूशन में फेंकता है, और रोड पर जो इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को किसी वायर के थ्रू किसी दूसरे कंपार्टमेंट में पहुंचा देता है। ठीक है, क्या काम करता है, चार्ज को एक्सेलरेट करेगा। यहाँ पे कैसे एक्सेलरेट करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आयंस को तो सॉल्यूशन में फेंक देगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स को एक अगर हम यहाँ पे वायर लगा दें तो इलेक्ट्रॉन्स को उन वायर में मूव करा देगा। ठीक है, उन वायर में इलेक्ट्रॉन चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपने समझ लिया। अब दूसरी चीज आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसको ई नोट से करते हैं। अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसकी चर्चा। अब आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको ई नोट से दिखाते हैं, ई नोट से। ये क्या होता है, अब हमने क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में क्या पढ़ा कि एक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डालने से बनती है, एक ऐसी एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या होता है, जो ये एनर्जी बनी है, ये एनर्जी कुछ कंडीशन में बनी हो। अगर इस एनर्जी को हमने कुछ कंडीशन में बनाया हो तो फिर उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं, कंडीशन क्या है, ये जो मैं पोटेंशियल मेजर कर रहा हूँ, या फिर कोई यहाँ वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये नाप लेते हैं। ठीक है, ये जो पोटेंशियल हम मेजर कर रहे हैं, इसको मेजर कैसे करना होता है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। अगर हमने ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को Zn4 का सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन को 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले लिया, पहली कंडीशन। ठीक है, ये जो एनर्जी बनी है कुछ कंडीशन में अगर हमने इसको बनाया हो, इस एनर्जी को, वो कंडीशन क्या है, अगर हमने जो ये सॉल्यूशन बना है इसको 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले लिया, पहली कंडीशन, ये हमने 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन ले लिया। दूसरी कंडीशन, जो वायुमंडल का दाब है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हमने 1 atm ले लिया, 1 atm प्रेशर। वैसे नॉर्मल जो होता है प्रेशर वो 1 atm ही होता है। अगर आप भी अपने घर में बैठे हुए हो तो आपको भी 1 atm का ही प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तीसरी बात, आपका जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर RT मतलब रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हो। ठीक है, ये होता है रूम टेम्परेचर, यानी कि आप जिस रूम में हो, जिस रूम में आप ये काम कर रहे हो, उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और जो सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन 1 मोलैरिटी का हो, और रूम का प्रेशर 1 atm हो। तो उस टाइम पे अगर आप ये पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो इस पोटेंशियल को ये फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसको ई नोट से दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं ई नोट से। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है। ठीक है,
एक होता है EOX, एक होता है ERD, रिडक्शन। OX का मतलब ऑक्सीडेशन, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, और RED का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है। अब अगर किसी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में ना पता हो तो मैं बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात आती है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान लो जिंक सॉलिड, जिंक की रोड थी, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इस जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन, इस जिंक का हुआ है ऑक्सीडेशन। अगर जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन को खा लिया, उल्टा प्रोसेस लिख दो, ये तो सीधा प्रोसेस, ये उल्टा, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, Zn सॉलिड। ठीक है। अगर जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, छोड़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर जिंक की इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन खा लिए तो खाने को बोलते हैं रिडक्शन। ये यहाँ पे जिंक की रोड का हुआ रिडक्शन। कुछ बच्चे बिचल जाते हैं इसमें कि छोड़ना और खाना कैसे पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा, जो राइट साइड में जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, अगर इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर आपको राइट साइड में चमक गए तो मान लेना उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में चमक गए तो मान लेना उसने इलेक्ट्रॉन खाए हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी रिएक्शन लेते हो, मान लो A रिएक्शंस टू गए B+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर आप कुछ और, आप A2 गए प्रोडक्ट, ठीक है, तो इस साइड होता है रिएक्टेंट, इस साइड होता है प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गए हो तो इस साइड रिएक्टेंट होता है और इस साइड प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में हमेशा, रिएक्टेंट की साइड हमेशा होता है जुड़ना, यानी कि रिएक्टेंट जुड़कर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे पानी और आटा मिलाकर आप क्या बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो रोटी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। तो अगर आपने पानी और रोटी दोनों को मिला लिया, पानी, मान लो पानी, वाटर और ये रोटी, इन दोनों को मिला लिया, दोनों को प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इस साइड हमेशा चीज जुड़ते हैं, इस साइड हमेशा चीज खाई जाती है। ठीक है। अगर आपने रोटी को तोड़ दिया तो इस साइड हमेशा चीज तोड़ी जाती है। ठीक है। तो इसका आइडिया यहाँ से ले सकते हैं थोड़ा सा रोटी और पानी के एग्जांपल से, कि राइट साइड में हमेशा क्या करते हैं, छोड़ना मानते हैं, और लेफ्ट साइड में हमेशा खाना मानते हैं। ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका हमेशा रिडक्शन होता है। अब यहाँ कैसे करें, यहाँ पे EOX क्या होता है, अगर जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा Zn+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर एनर्जी कितनी आई, कितनी एनर्जी हमने मेजर की। ठीक है। इलेक्ट्रॉन छुड़वाने पर या फिर आयंस को छुड़वाने पर हमने कितनी एनर्जी मेजर की, उसको बोलते हैं EOX। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हमने कितनी एनर्जी प्राप्त की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो गई या कितनी एनर्जी बनी, उसको क्या बोलते हैं, ई रिडक्शन। ठीक है। तो ये सीधी रिएक्शन, ये इसकी उल्टी रिएक्शन, इसीलिए EOX, इसको बोलेंगे EOX, ये EOX है, ये क्या है, ERAD। तो EOX बराबर होता है -ERAD, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। अगर आप, या फिर आप ऐसे लिख लो कि ERAD = EOX, कोई ऐसे लिख लो या फिर कोई ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं, पहला EOX, ERAD। OX का मतलब छोड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब छोड़ना। ठीक है। छोड़ने पर जो एनर्जी निकलेगी, छोड़ने पर, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर
क्योंकि राइट साइड में हमेशा इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर जो एनर्जी आई उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EOX बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गेन करने पर जो एनर्जी आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि छोड़ने पर कितनी एनर्जी आई उसको EOX, खाने पर कितनी एनर्जी आई उसको ERAD। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो टाइप का होगा। क्यों होगा दो टाइप का? क्योंकि ERAD और E0 में ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है, बस हम ये कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम का एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm, एंड जो ये हमने सॉल्यूशन लिया है इस सॉल्यूशन को 1 मोलरिटी का रखा हुआ है, तो एनर्जी तो बनी हुई है, तो वो एनर्जी भी फिर दो टाइप की होगी, वो एनर्जी भी ऐसे ही दो टाइप की होगी। E0 बोलते हैं इसको, E0 ऑक्सीडेशन एंड E0 रिडक्शन। सेम एग्जांपल इसमें, अगर जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो छोड़ने पर जो एनर्जी आएगी उसको E0OX बोलते हैं। ठीक है, इसको लिखेंगे E0 Zn से Zn+2। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कोई मेटल ले सकते थे, बाद में बताता हूँ अभी। ठीक है, अगर खाने पर जो एनर्जी आई उसको बोलते हैं E0 रेड, इसको लिख देगा तरीका E0 Zn+2 Zn। ठीक है, यानी कि खाने वाली और ये छोड़ने वाली, सॉरी ये छोड़ने वाली और ये खाने वाली। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ गए, अगर यहाँ से यहाँ गए तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, यहाँ से यहाँ आए तो दो इलेक्ट्रॉन खाए हैं, छोड़ने पर जो एनर्जी आई उसे E0OX स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, खाने पर जो एनर्जी आई उसको E0 रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे यहाँ पे, इसको Zn से Zn+2, ऐसे ही इसको Zn+2 से Zn। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक सी चीजें होती हैं, लेकिन बस कंडीशंस होती हैं हमारी कुछ कि हम किस कंडीशन में किसको ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम ये हो जाता है E0OX = E0 रेड, इसका फॉर्मूला भी सेम ही हो जाएगा, या फिर माइनस हटा के आप यहाँ भी लगा लो, बात एक ही है। अगर आपको मैथ आता है तो इतना पता भी होगा। ठीक है, जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद नहीं रहता कि खाने पर ऑक्सीडेशन हो गया छोड़ने पर ऑक्सीडेशन होगा, जिसको ये याद नहीं रहता, उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक। वो ट्रिक क्या है, ये वर्ड याद रखो, लियो और जर, GER। ठीक है, लियो का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। जर का मतलब होता है गेन, G का मतलब गेन, ऑफ, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये एक छोटी सी ट्रिक आप याद रख सकते हो, लियो एंड जर, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे इलेक्ट्रोड के टाइप। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप पढ़ लिए, अब इलेक्ट्रोड के टाइप पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है वो दो टाइप का होता है, वैसे तो कई टाइप का होता है, और जनरली भाषा में अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है तो हमेशा दो टाइप का बताते हैं। वो क्या बताते हैं, दो टाइप का, वो नहीं जो आपके माइंड में चल रहा है एनोड और कैथोड, वो नहीं, दो टाइप का। दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, एंड दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोसेस के बेस पर और कंस्ट्रक्शंस के बेस पर। तो इलेक्ट्रोड हमेशा दो टाइप के होते हैं। ये बात किसी को बहुत रेयर केस में पता होती है कि इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस दोनों पर अलग अलग पर, मतलब एनोड और कैथोड बोलते रहते हैं लोग बाग, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एनोड और कैथोड किस बेसिस पर वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में पता होता है किसी किसी को कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस के बेस पर बोलते हैं एनोड और कैथोड, क्योंकि और ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शंस के बेस पर बोलते हैं हम वर्किंग इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है,
ये अपन के कोर्स में क्या है, सिर्फ ये है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। वैसे आपके कोर्स में एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है, वो भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेस पर इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। प्रोसेस के बेस पर एनोड क्या होता है, अगर किसी मेटल ने आयंस छोड़े, अगर किसी मेटल ने आयंस छोड़े, छोड़ने पर उसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अगर कोई मेटल आयंस छोड़ देती है तो छोड़ने पर ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीडेशन को ही एनोड बोलते हैं। यानी कि उस प्रोसेस को, ये प्रोसेस क्या है, अगर किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो छोड़ने वाली मेटल को, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली मेटल को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। एनोड इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली को एनोड। अगर किसी मेटल ने इलेक्ट्रॉन खा लिए तो खाने पर अगर उसने इलेक्ट्रॉन खा लिए, खाने पर जो प्रोसेस बनेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे कैथोड। यानी कि खाने पर क्या होगा, रिडक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन वाले को कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर एनोड और इलेक्ट्रॉन खाने पर कैथोड, ठीक है। अब कैसे बोलते हैं, फर्स्ट केस में क्या लेते हैं, मान लो इस रोड ने आयन छोड़ दिए, Mn प्लस कर दिया इसने, आयन छोड़ा, M कोई मेटल है, उस मेटल ने आयन छोड़ा सॉल्यूशन में, ये कोई सॉल्यूशन पड़ा हुआ है M का ही, जो भी मेटल लोगे उसी का सॉल्यूशन डाल लेना इसमें, ठीक है। उसने आयन छोड़े तो छोड़ने पर क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो चला गया सॉल्यूशन में और रोड पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो छोड़ने पर आयंस को छोड़ने पर जो ये प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस का क्या नाम दोगे, एनोड। अगर इस मेटल ने सॉल्यूशन में से आयंस को खा लिया, सॉल्यूशन में से आयंस ले लिए, गेन कर लिए, तो उस टाइम पर इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैथोड। जनरली हम बोल क्या रहे हैं, जनरली हम एक ही बात बोल रहे हैं, यदि किसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलते हैं एनोड, अगर किसी मेटल का रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं कैथोड। अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ उसे बोलेंगे एनोड, किसी मेटल का रिडक्शन हुआ उसे बोलेंगे कैथोड। इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक होती है, और वो ट्रिक होती है AOCR। ये दो चीजें याद रखो, आओ चलते रहो, AO का मतलब आओ, CR का मतलब चलते रहो। आओ का मतलब समझना है एनोड, A का मतलब एनोड, O का मतलब ऑक्सीडेशन, C का मतलब क्या समझना है, कैथोड, R का मतलब रिडक्शन। इसका मतलब होता है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जो रिडक्शन वाली चीज होगी उसको हम कैथोड बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन वाली चीज होगी उसको हम एनोड बोलेंगे। बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो निगेटिव और पॉजिटिव को रट लेते हैं। सोचते हैं कि जिस पर निगेटिव उसे एनोड बोल रहे हैं, जिसको पॉजिटिव उसको कैथोड बोल रहे हैं। चार्ज के बेसिस पर नहीं देख सकते, चार्ज के बेसिस पर एनोड और कैथोड नहीं देखा जाता, ठीक है। अगर चार्ज के बेसिस पर देखोगे तो गैल्वेनिक सेल में निगेटिव पर एनोड और पॉजिटिव पर कैथोड। तो हमें चार्ज के बेसिस पर नहीं देखना है, चार्ज के बेसिस पर कभी नहीं बोलेंगे कि जिस पर नेगेटिव उस पर एनोड, जिस पर पॉजिटिव उस पर कैथोड। अगर गैल्वेनिक सेल लेते हैं तो गैल्वेनिक सेल में जिस पर नेगेटिव उसको एनोड बोलते हैं, जिस पर पॉजिटिव उसको कैथोड। लेकिन वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस पर जिस पर पॉजिटिव होगा उस पर एनोड हो जाएगा, और जिस पर नेगेटिव होगा उसका कैथोड हो जाएगा। तब क्या बोलोगे वहां पे, तब बोलते हैं एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं होता, एक्सेप्शन कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। बात क्या है,
आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, चार्ज के बेसिस पर कभी नहीं बताएंगे कि जिस पर नेगेटिव उस पर एनोड, जिस पर पॉजिटिव उस पर कैथोड। हमेशा बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन उसे एनोड बोलते हैं, जिसका रिडक्शन उसे कैथोड बोलते हैं। सो सेल वगैरह अब अगले लेक्चर में करते हैं।